ठीक है ना। तो जो एनेस्थीसिया होता है ना और सर्जरी होता है, ये इनके डिलीटेरियस इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रखें, ठीक है ना। इसी तरह जिन पेशेंट्स में प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है ना, उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के खदशात भी बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या एनेस्थीसिया, ठीक है ना। ठीक है। और इसके अलावा देखें कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो उनके इफेक्ट्स होते हैं अदर सिस्टम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीवीएस की बात की जाए ना, तो सीवीएस पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर लंग्स सब ऑप्टिमली काम करें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है ना। एज अ कंपेंसेटरी प्रोसेस कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और कार्डियक आउटपुट जब बढ़ने की कोशिश में फिर प्रेसिपिटेट करता है किसको, इस्कीमिक कार्डियक इवेंट को प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है ना। यानी सब ऑप्टिमल लंग फंक्शन हो और प्लस ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ने की कोशिश करेगा, और कार्डियक आउटपुट जब बढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर प्रेसिपिटेशन किसकी होगी, ये देखें, ये अलामत प्रेसिपिटेशन की। जब भी मैं कोई साइन मार के इस तरह करता हूँ, इसको प्रेसिपिटेट करना कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की कुछ चक्कर में प्रेसिपिटेट क्या करता है, इस्कीमिक कार्डियक इवेंट को प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। ठीक है ना। देखिए, अगर वाइडल कैपेसिटी कम है, 3 टाइम्स ऑफ टार्डल वॉल्यूम से भी कम है वाइडल कैपेसिटी, तो रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा चांसेस है कि रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होगी। कब होगी, जब हम लेप्रोटमी करेंगे और थोरेकोटमी करेंगे तो। क्योंकि देखें, जब थोरेकोटमी वगैरह में देखें पेन होता है, ठीक है, और मसल कटिंग होती है, और ये पेन और मसल कटिंग क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं वाइटल कैपेसिटी को, ठीक है ना। ठीक है ना, तो डिक्रीज करते हैं वाइटल कैपेसिटी को। इसीलिए देखें, हम क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अगर प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंकोस्पाज्म होता है ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो हम किस तरफ जाते हैं, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की तरफ। और RA क्या है, RA मैंने लिखा था, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, और रीजनल एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं ताकि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकें, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। आप देखिए, एजदमा में क्या होता है कि देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पूटम रिटेंशन होता है और निमोनिया का खतरा होता है। इसीलिए सर्जरी के लिए जाने से पहले हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं ये जो रिस्क है, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी देते हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हो गए, ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए, फिर जाके पेशेंट को सर्जरी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सर्जरी की तरफ ले जाने के बजाय हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, स्टीरॉयड्स वगैरह, इधर के जो ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह हैं, उसके बाद हम सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। इसी तरह कहा जाता है कि ऐसा पेशेंट जो कि मोर देन 10 mg से ज़्यादा प्रेडनिसोलोन ले रहा है, उसने अगर हाई रिस्क सर्जरी का उसका कोई प्लान है, तो इस पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव स्टीरॉयड थेरेपी देना ज़रूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ठीक है ना। इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जिनको ना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, ये अगर ऑपरेशन अगर ये सर्जरी हो इनकी, ठीक है ना, अगर इनकी सर्जरी हो तो सर्जरी के बाद यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं। किसकी वजह से, फेटीक की वजह से, ठीक है ना। ये यानी कि फेटीक की वजह से ये क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ दें, तो सर्जरी हो चुकी, ऑपरेशन हो चुका, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर में ये जा सकते हैं। कौन जा सकता है, ऐसे पेशेंट जिनमें रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स देखें, सर्जरी से पहले आप इनको कहाँ ले जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, ठीक है। पल्मोनोलॉजिस्ट से रिव्यू करवाएं, और सर्जरी भी इसकी कौन सी दे दें, इनको सर्जरी दे दें, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी दे दें, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू है जो ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखते हैं स्मोकिंग के इफेक्ट्स। देखें, स्मोकिंग जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इनहिबिट करती है ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, ठीक है। इसी तरह निकोटीन होती है, उसमें निकोटीन क्या करती है, निकोटीन इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, और निकोटीन क्या करती है, इंक्रीज करती है पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन को, ठीक है ना, याद रखें।
इसी तरह जो स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स के ब्रोंकोसिलियरी फंक्शन भी वो रिड्यूस होता है, इम्पेयर्ड होता है, ये इम्पेयर्ड की निशानी है, ठीक है ना। इसी तरह अगर स्मोकिंग स्टॉप की जाए ना तो चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखें। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन लेवल जो निकोटीन है ना वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं अगर स्मोकिंग सिसेशन की जाए, यानी स्मोकिंग रोक दी जाए, तो विद इन 12 to 24 आवर्स नॉर्मल लेवल्स पे आ जाते हैं कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सिलियरी फंक्शन है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है इन 2 to 3 days आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। इसी तरह लंग फंक्शन की बात करें तो ओवरऑल लंग फंक्शन 3 महीने के बाद नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, सही है ना, ठीक है ना। अब देखें इन्फेक्शंस की बात करते हैं। इन्फेक्शन, अगर चेस्ट इन्फेक्शन मौजूद है बॉडी में तो इलेक्टिव सर्जरीज जो है उनको हम पोस्टपोन करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जब पोस्टपोन करेंगे तो डेफिनेटली उस इन्फेक्शन को ऐसे रहने तो नहीं दिया जाएगा ना, उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिजियोथेरेपी करेंगे पेशेंट की, ठीक है ना। उसके बाद रीशेड्यूल करेंगे इलेक्टिव प्रोसीजर को 4 to 6 वीक्स के बाद, ठीक।